हेलो, नमस्कार। आज हम NCERT के पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 9 की बी हाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक उसका पार्ट नंबर 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान का अध्ययन करेंगे। बिफोर यू रीड, do you know these people? What instruments do they play? क्या आप इन लोगों के बारे में जानते हो और वे कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। आप शहनाई के बारे में सोचिए और सबसे पहले शायद आप कल्पना करोगे किसी शादी या किसी वैसे ही अवसर या कार्यक्रम के बारे में, और दूसरी चीज़ होगी शायद वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम होगा, जो कि शहनाई के एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार थे और इस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। एम्परर औरंगजेब द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब, उन्होंने बैन लगा दिया द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था उसे रॉयल रेजिडेंस में बजाया जाता था, उस पर मतलब उन्होंने बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, उसकी एक तीखी असुहावनी आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, और पुंगी को भी एक मतलब जेनरिक नाम दे दिया गया कि जो आवाज़ करने वाली यानी बेकार आवाज़ करने वाली जो वाद्य यंत्र वगैरह होते थे उनमें पुंगी का भी नाम आने लगा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने ही सोचा था ना, बहुत कम, फ्यू का मतलब बहुत कम लोगों ने ही सोचा था कि एक दिन ये वापस आएगी यानी रिवाइव्ड हो जाएगी, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। लेकिन एक नाई परिवार से था और उसके जो परिवार वाले थे सभी प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, यानी व्यावसायिक रूप से वो संगीतकार थे। उसकी शाही महल तक एक्सेस थी यानी पहुंच थी, तो उसने निश्चय किया कि वो पुंगी की इस टोनल क्वालिटी में सुधार करे। ही चूज ए पाइप विद ए नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने क्या किया कि एक बांस का पाइप जो पहले से नेचुरल होलो था, मतलब खोखला एक तना लिया और उसमें जो कि वो पुंगी से लंबा और चौड़ा था, और उसमें उसने 7 मतलब होल बना दी, छिद्र बना दिए उसकी पाइप के बॉडी के ऊपर। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। कि जब वह उसको बजाता था तो कैसे बजाता कि क्लोजिंग करता और ओपनिंग करता, यानी बंद करता खोलता कुछ उनमें छिद्रों को, और उससे मतलब बहुत ही मधुर और सुहावनी आवाज़ पैदा होती थी, यानी बहुत ही मधुर आवाज़ उसमें आया करती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. और फिर उस वाद्य यंत्र को शाही महल में बजाया गया और उसकी आवाज़ इतनी डिफरेंट थी पुंगी से कि उसको एक नया नाम देना पड़ा। Just as the story goes, since it was first played in the Sahaj chamber and was played by a Nai
बारबर द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई। जैसा कि कहानी चलती है कि इसको शाह के कक्ष में बजाया गया और एक नाई के द्वारा बजाया गया, तो इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रख दिया गया। द साउंड ऑफ द ऑस्पिशियस, शहनाई की जो आवाज़ थी वो शुभ मानी जाने लगी। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण से इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा और उत्तरी भारतीय जो शादी थी, शादियों में भी इसको एक अभिन्न अंग के रूप में मतलब जाना पहचाने लगा। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेंबल ऑफ नॉन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। भूतकाल की बात यानी पिछले दिनों की बात थी कि शहनाई को नौबत का हिस्सा माना जाने लगा। शहनाई नौबत क्या होती है कि एक ट्रेडिशनल पारंपरिक एक समायोजन होता है 9 इंस्ट्रूमेंट का, 9 वाद्य यंत्रों का समूह होता है जो कि रॉयल कोर्ट्स में शाही दरबारों में मिलता था, तो उसमें शहनाई को भी स्थान दिया जाने लगा। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, तब तक इसको मंदिरों और शादियों में ही यूज किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। फिर क्लासिकल स्टेज पर यानी क्लासिकल मंच पर इसको लाने का जो श्रेय है, इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पर लाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एनेसेंट एस्टेट ऑफ डूमरोन इन बिहार। कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। एक डूमरोन की प्राचीन जागीर थी, उसके पास एक तालाब था और तालाब के पास वो मतलब गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत, और वो नियमित रूप से पास ही के बिहारी जी टेम्पल में मंदिर में भोजपुरी चैत गाने के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न ए बिग लाडू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और जब वो भोजपुरी चैत गा लेते थे तो उसके बाद वो इनाम स्वरूप उसको 1.25 किलो का एक लड्डू दिया जाता था, इनाम के रूप में वो दिया जाता था वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपन्ड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। उस समय से लेकर के यानी ये घटना 80 साल पहले की थी जब वो 1.25 किलो लड्डू मतलब लिया करते थे। और जब से इस छोटे बच्चे ने इतनी लंबी यात्रा की कि उनको भारत का जो सबसे ऊंचा जो सिविलियन अवार्ड था, सबसे उच्च मतलब नागरिक जो सम्मान था भारत रत्न, वो दिया गया। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rajul Baks Khan, was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. His father, Paigambar Baks, and other paternal ancestors were also great Sehnai players. कि उनका जन्म 21 मार्च 1916 का हुआ और बिस्मिल्लाह एक ऐसे परिवार यानी प्रसिद्ध परिवार से, संगीतकारों के प्रसिद्ध परिवार से जो कि बिहार में था, वहाँ से संबंधित थे। उसके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर रजूल बख्श खान, वो भी सेनाई के मतलब नवाज थे। भोजपुर किंग के मतलब कोर्ट में, भोजपुर राजा के दरबार में सेनाई नवाज थे। और उसके पिताजी पैगंबर बख्श और दूसरे जो पैतृक जो पूर्वज थे वो भी सेनाई के वादक रहे हैं। The young boy took to music early in life. इस बच्चे ने जीवन के अपने शुरुआत काल में ही मतलब संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice
द सहनाई, कि शुरू जब वो 3 साल का था मात्र, तब उसकी माँ उनकी माँ उन्हें उनके मामा जी के यानी मैटरनल अंकल मामा जी के घर पर लेके गई, जो बनारस में था, आजकल वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो उससे बिस्मिल्लाह इतने फैसिनेटेड हो गए उनके मामाओं को देख करके। मामा मतलब प्रैक्टिस करते थे शहनाई के ऊपर, तो उन शहनाई के ऊपर जब प्रैक्टिस करते थे, यानी शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे, तो उनको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे, फैसिनेटेड हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे उनकी तरफ। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने एक्कम्पनी यानी साथ में जाना शुरू कर दिया अपने मामा अली बख्श के साथ, जो कि बनारस के विष्णु मंदिर में नियुक्त कर रखा था उनको शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली बख्श तो मतलब क्या करते थे, बजाया करते थे शहनाई, और बिस्मिल्लाह बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते थे घंटों घंटों तक। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. शीघ्र उन्होंने भी मतलब शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए, और वो घंटों घंटों तक यानी पूरे पूरे दिन तक मतलब प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। घंटों घंटों तक मतलब आने वाले सालों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के तट, ये उसके मतलब उस युवा प्रशिक्षु के प्रसिद्ध स्थान बन गए, जहाँ वो एकांत में बैठ कर के प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जो गंगा का बहता हुआ पानी था, वो उन्हें प्रेरित करता था कि वो इसको इम्प्रोवाइज करे और इन्वेंट करे राग को। राग का मतलब राग की रचना करे, रागों की खोज करे, जो कि मतलब पहले ऐसा माना जाता था कि वो शहनाई की रेंज से बाहर हैं, कि राग इससे नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने गंगा के बहते हुए पानी को प्रेरणा माना, और उस प्रेरणा से यानी कि नए नए रागों की रचना करना उन्होंने सीख लिया। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." उसके बाद जब मतलब रिसाइटल हो गया यानी उच्चारण हो गया, बजाने का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद में उस्ताद फैयाज़ खान ने उनकी पीठ थपथपाई, बालक की यानी बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई, और उन्होंने कहा कि वर्क हार्ड करो बेटा, और एक दिन तुम मतलब इसको प्राप्त कर पाओगे, यानी बहुत अच्छा तुम सीख पाओगे। विद ओपनिंग एट द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 में मतलब ऑल इंडिया रेडियो की मतलब ओपनिंग हुई, शुरुआत हुई, और तब बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक नया मोड़ आया। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उसके बाद में वो रेडियो पर बार बार शहनाई बजाया करते थे। मतलब कहने की बात यह है कि उनको सुना जाने लगा। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience
which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries to Destiny speech. 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की, तब बिस्मिल्लाह खान पहला भारतीय था जिन्होंने सेनाई से अपने देश का अभिवादन किया। उसने उड़ेल दिया अपने हृदय की बातों को, राग में उड़ेल दिया, राग काफी में लाल किले से, और जिसके श्रोतागण में शामिल थे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, प्रसिद्ध भाषण ट्राइज टू डेस्टिनी नामक जो भाषण था वो उन्होंने दिया। उससे पहले बड़े मतलब गौरव की बात है कि पहला आदमी यही थे बिस्मिल्लाह खान जिन्होंने शहनाई बजा करके और अपने देश का अभिवादन किया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the master that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. The king of Afghanistan was not only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film गूंज उठी शहनाई। कि बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे मतलब परफॉर्मेंस दिए भारत में भी और विदेश में भी। और उनकी पहली यात्रा थी अफ़गानिस्तान में थी, जहाँ के राजा ज़ाहिर शाह इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए उनकी कलाकारी से कि उन्होंने उनको एक बहुत ही कीमती पर्सिया की बनी हुई गलीचा उनको दिया, और अन्य जो मतलब प्रतीक चिन्ह वगैरह यानी जो प्रतीक चिन्ह वगैरह देते हैं या जो ट्रॉफी वगैरह देते हैं वो भी उनको मतलब दी। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज सो नॉट द ओनली, ये केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो मतलब इनसे मंत्रमुग्ध हुए, इनसे खुश हुए इनकी बिस्मिल्लाह के संगीत को देख सुन करके। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए उनके मतलब बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुनकर कि उन्होंने एक फिल्म का नाम शहनाई के ऊपर ही रख दिया, इस वाद्य यंत्र के ऊपर ही रख दिया, और फिल्म का नाम उन्होंने रखा गूंज उठी शहनाई। The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition दिल का खिलौना है टूट गया turned out to be a nationwide chart buster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnayi and Vikram Srinivasa's Kannada venture Snadhi Appanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. कि उन्होंने मतलब बिस्मिल्लाह खान ने एक गाना भी जो मतलब कंपोजिशन दी थी कि दिल का खिलौना है टूट गया, वो एक राष्ट्रव्यापी मतलब छा गया, पूरे देश में छा गया। और उनकी इस बड़ी सफलता के बावजूद इस फिल्मी दुनिया में मतलब सेलुलॉइड वर्ल्ड का फिल्मी दुनिया, इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने एक बड़ी मतलब सफलता हासिल की। उसके बावजूद भी वो केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहे। उनका जो प्रयास था वो 2 फिल्मों तक ही रखा। एक तो उन्होंने विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई में, और दूसरा विक्रम श्रीनिवासन का जो मतलब सनदी अपन्ना, इसमें फिल्म में मतलब काम किया। यानी 2 फिल्मों तक ही वो सीमित रहे। क्योंकि वो कहना क्या चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली। मैं इस कृत्रिम दुनिया के लिए नहीं आया हूँ,
मैं मतलब इस तड़क भड़क में कहना चाहते हैं कि एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कि मैं इस फिल्मी तड़क भड़क के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं ये आर्टिफिशियलिटी के लिए नहीं आया हूँ। वो जोर डालकर, ही सेज विद एम्फेसिस, वो जोर डालकर ये बात कहते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, इनको दुनिया भर के पुरस्कार मिले। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition of Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he became internationally that an auditorium in the Tehran was named after him, तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि उन्हें पुरस्कार और उनकी प्रसिद्धि बहुत ही तेज़ी से और आने लगी। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिनको अमेरिका में एक, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मतलब प्रसिद्ध लिंकन सेंट्रल हॉल है, वहाँ परफॉर्म करने के लिए उनको आमंत्रित किया गया। ऐसे ये पहले भारतीय थे। उन्होंने हिस्सा लिया एक तो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में और कैनेस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, इन में उन्होंने भाग लिया। शो वेल नाउन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट, और वो इतने प्रसिद्ध हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से कि एक ऑडिटोरियम बनाया गया तेहरान में, एक श्रोतालय बनाया गया तेहरान में, और उसका नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस ऑडिटोरियम का नाम रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड हिम, और राष्ट्रीय पुरस्कार में जो खास पुरस्कार होते हैं, जैसे पद्म श्री है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है, ये भी उन्हें मतलब दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with the rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जब 2001 में भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया, तब उन्होंने क्या किया, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने इसको अपने सीने से लगाकर और अपनी चमकती हुई आँखों से, जो कि दुर्लभ खुशी में चमक रही थी, ऐसे उन्होंने कहा कि मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, यही हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम वाले जो लोग हैं वो भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumron, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कि यहाँ तक कि उन्होंने मतलब पूरे विश्व भर में यात्रा कर ली। खान साहब, जिनको मतलब प्यार से खान साहब कहा जाता था, वो अत्यधिक रूप से मतलब बनारस और डुमरोन के मतलब चहेते थे, यानी बहुत शौकीन थे। कहने की बात, बनारस और डुमरोन उनको बहुत प्रिय लगता था, और वो उनके लिए बहुत ही मतलब अद्भुत कस्बे रहे हैं, दुनिया के सबसे अद्भुत कस्बे रहे हैं, बहुत ही शानदार कस्बे उनको वही लगते थे, बनारस और डुमरोन। किनको? खान साहब को। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by reflecting the temples there. But Khan Sahib asked him if it would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to go to Hindustan." क्या हुआ कि एक इनका स्टूडेंट था, यूएसए की बात है, वो चाहते थे उनसे कि वो यूएसए में एक सैनाई स्कूल डालें, और उस स्टूडेंट ने वादा किया उनसे
कि वो बनारस जैसा ही वातावरण यहाँ पर रिक्रिएट कर देंगे, पैदा कर देंगे, और मंदिर भी यहाँ पर बना देंगे। लेकिन खान साहब ने पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे यहाँ पर। बाद में उन्होंने याद करके कहा कि ऐसा इसलिए है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मेरी इच्छा हिंदुस्तान जाने की होती है, हिंदुस्तान को देखने की होती है। और जब मैं बम्बई में, वह वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरांव। कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान को देखूँ। जब मैं बॉम्बे में होता हूँ, मुंबई में होता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बनारस जाऊँ और बनारस के पवित्र गंगा को देखूँ। और जब बनारस में होता हूँ तो सबसे प्रिय चीज़ है मेरे लिए वो है डुमरांव के अद्वितीय मठ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sanai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था एक संपूर्ण उदाहरण बना इस धनी और सांस्कृतिक विरासत का। भारत की धनी और सांस्कृतिक जो विरासत है इसका एक पूरा उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जिसे कोई भी बिना प्रयास के, यानी मतलब सहज में ही स्वीकार कर लेगा कि एक श्रद्धालु मुस्लिम, उस जैसा श्रद्धालु मुस्लिम है, वो भी काशी विश्वनाथ के मंदिर में सुबह सुबह शहनाई बजाते हुए सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। एक बार वो शेखर गुप्ता की वार्तालाप हुई। क्या वार्तालाप हुई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शेखर गुप्ता की। शेखर गुप्ता कह रहे हैं, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? उन्होंने कहा कि जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन बंटवारा, तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? इस बात पर बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि गॉड फॉरबिड, भगवान ने मना कर दिया मुझे भगवान ने मना कर दिया लीव बनारस छोड़ने के लिए, नेवर, कि कभी मत छोड़ो। फिर उसने कहा कि आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैंने सिर्फ एक बार बॉर्डर पार किया है, सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। I was there for about an hour. I said नमस्कार to the Pakistanis and सलाम वालेकुम to Indians, कि मैंने वहाँ से पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा भारतीयों की तरफ से, और भारतीयों को पाकिस्तानियों की तरफ से मैंने सलाम वालेकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं फिर हंसा। ये पाठ है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। इनके जो चैप्टर में हम अगले वीडियो में करेंगे। इस पाठ को एक बार दो बार पढ़िए, बड़े आनंद के साथ पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।